हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो 8th क्लास की साइंस बिहार एससीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें हम लोग पूरी कोशिश यहाँ पे करी जाएगी कि आपकी 4 चैप्टर के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाए। क्योंकि टाइम कम बचा है, इसलिए एक ही वीडियो में कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैप्टर्स को कवर कर दिया जाए, कि आपका मतलब पूरा कोर्स आपके सामने होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये चारों ही चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि हमारी मेहनत ये है कि आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है और आपको इस पूरी पे फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। और नोट्स भी बनाने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर इसमें होने वाला है इस वीडियो का, वो है चैप्टर 9, ठीक है। ईंधन हमारी ज़रूरत। तो ईंधन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हर एक जलने वाला जो पदार्थ है जो जल कर ऊष्मा या ऊर्जा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अब जैसे ईंधन के फॉर्म में गोबर है, लकड़ी, कोयला, काष्ठ, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे जो हैं वो ईंधन के फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि ये सब हमें ऊष्मा जो है वो देते हैं, ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा देखिए, ईंधन जो होते हैं वो ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी ईंधनों को आप ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में आप देख सकते हैं। ठोस ईंधन जैसे चारकोल, मोम, कोयला, और द्रव ईंधन में पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, और द्रव हाइड्रोजन भी यहाँ पे आ जाएगी। गैस ईंधन में कोल गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्म में हमने ईंधनों को भी देख लिया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, ठीक, अब जैसे तो यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप किया गया है जिसमें बहुत सारा मतलब कि बहुत सारे पदार्थ लिए गए हैं जो एज अ ईंधन के फॉर्म में लिए गए हैं, कि अगर इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए या इनको जलाया जाए तो क्या चीज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलती है। तो जैसे एलपीजी, लालटेन, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, माचिस, मोमबत्ती, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ करी जा रही हैं। तो ये इस एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ पे फिनोफ्थलीन और चूने के पानी का भी यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है, इसका मकसद क्या था? पहली बात तो यहाँ पे एक सावधानी दी गई है कि अगर आप जो है इनका, वैसे सावधानी के लिए मेनली हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर आप ज्वलनशील पदार्थों का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है मतलब कि सावधानी बरतिए। और चूने का जो पानी है उसको सदैव ढक करके रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चूने के पानी का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आगे पता चलेगा किस लिए होता है। फिनोफ्थलीन सूचक को कोशिश यही करनी है कि हल्का गुलाबी लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सारे जो उदाहरण लिए गए हैं, इनका मेन जो है यहाँ पे पर्पस ये था कि सभी पदार्थों की जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कहने का मतलब है, जितने भी ईंधन हैं उनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़रूर निकलती है, और जो कि चूने के पानी को दूधिया एवं फिनोफ्थलीन के जो रंगीन सूचक है उसको रंगहीन कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त करके ईंधन में उपस्थित कार्बन से क्रिया करती है, वायुमंडल के ऑक्सीजन का यूज़ करती है, और जो कार्बन है ईंधन में जो प्रेजेंट है उसका यूज़ करती है, मतलब उसके साथ क्रिया करती है और उनके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। वही यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई गई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लीजिए, सभी जितने भी ईंधन होते हैं मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। अब ईंधनों का वर्गीकरण अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्गीकरण के आधार पर, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर हम देखें इन ईंधनों को, तो दो तरीके के यहाँ दिखाए गए हैं, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन आपके लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, क्योंकि यहाँ पे उत्पत्ति की कहाँ से इनका प्रोडक्शन हो रहा है इसकी बात करी जा रही है, ठीक है। द्वितीयक ईंधन में चारकोल, कोक, रसोई घर, ये द्वितीयक ईंधन वो होते हैं जो किसी एक ईंधन से या जो है निष्कर्षण करके, मतलब जैसे कोई एक अयस्क वगैरह कुछ मिला या पेट्रोलियम वगैरह मिला, तो उससे कई सारे जो है पदार्थ जो कि ईंधन जो के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनको उसकी छानने की प्रोसेस से निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बताए गए हैं। अब भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन 3 प्रकार के जो अभी हम लोग ने देखे थे उनकी एग्जाम्पल देख लीजिए। ठोस के फॉर्म में आपको लकड़ी और कोयला मिल जाएगा, द्रव के फॉर्म में पेट्रोलियम मिल जाएगा, गैस के फॉर्म में आपकी प्राकृतिक गैस हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर कोयले की बात करी जाए तो कोयला 2 तरीके का आपका होता है, एक तो लकड़ी का कोयला होता है और एक पत्थर का कोयला होता है। तो यहाँ पे दोनों में ये पूछा गया है कि फ़र्क क्या है। तो देखिए, जो पत्थर का कोयला होता है ये बहुत ही घना ठोस, यानी पत्थर जैसा ठोस होता है, यही डिफरेंस होता है कि लकड़ी का जो कोयला होता है वो तो बस थोड़ा सॉफ्ट होता है, जल्दी जो है टूट जाता है, लेकिन जो है उसका पत्थर का जो कोयला होता है वो ठोस होता है। लकड़ी का कोयला लकड़ी जलाकर बनता है,
और अन्य खनिजों की तरह कोयला भी खानों से खोद करके ही निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे अब ये कोयला बनने की प्रोसेस क्यों आई, कैसे हुई, तो ये यहाँ पे देखना है। जैसे किसी जगह बाढ़ आई या फिर भूकंप वगैरह आया तो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो हैं वो उसमें जो है दबते गए, या मतलब बाढ़ में अक्सर करके ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें जो है जो मलबे था उसमें दबते चले गए, और दबते हुए उन पर जब प्रेशर पड़ता गया तो वो और उनकी नीचे सतह तक पहुँचते गए। तो हुआ क्या कि जब उच्च दाब और उच्च ताप की स्थिति आई और वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति थी, तो उनमें अवसादी शैलों की परतों के बीच में ये जो मृत वनस्पति ऊतक जो थे वो सुरक्षित रहे। निरंतर और धीरे धीरे दबाव पड़ते रहने के कारण, अब प्रेशर जितना पड़ता गया वो और नीचे चलते गए, तो दबाव पड़ते रहने के कारण पौधे पीट में बदल गए। ठीक, और फिर ये लिग्नाइट, और उसके बाद मतलब पीट के बाद किसमें बदले, लिग्नाइट में, उसके बाद ये कोयले में बदल गए। पीट और लिग्नाइट ये दोनों ही अच्छे किस्म के ईंधन नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जलने पर बहुत अधिक धुआं निकलता है, जैसे कि लकड़ी के जलने पर निकलता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ये जो धीमा जो प्रक्रम हो रहा होता है इसको जो है वो कोयले के बनने का, इसको कार्बनीकरण बोलते हैं। अब कोयला किससे बन रहा है, कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, इस वजह से कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कोयले का ही दिखाया गया है कि गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा ऊर्जा देता है। ठीक है, अब कोयले के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोक की बात कर लें। कोक क्या होता है, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। अब ये जो कोयला है, जब इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो कोक प्राप्त होगा। ये कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कोलतार। ये भूरा और काला जो है रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिसको कोलतार कहते हैं। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार के अंदर 200 पदार्थ मिक्स होते हैं। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों में के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले जो पदार्थ हैं, जो कि औद्योगिक निर्माण में या उद्योगों में इनका यूज़ होता है, जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं, कोलतार से। मांस एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु जो नैप्थलीन की गोलियां लाई जाती हैं वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था, पहले की जो सड़कें होती थी वो कोलतार से बनती थी, लेकिन अब की जो सड़कें हैं वो उनमें कोलतार को हटा करके पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है कि बिटुमिन जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो पक्की सड़कों को बनाने में किया जाता है। कोयला गैस क्या होता है, ये कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है कोयला गैस। ठीक, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहन जो है इनमें प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल एवं पेट्रोल ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जैसे अभी हम लोग ने कोयले की बात करी, उसी तरीके से पेट्रोलियम का भी होता है कि कई सालों तक के जब ये जो है मतलब वनस्पतियाँ जो होती हैं जो कि समुद्र में जो है जो उगती थी, ठीक है, समुद्री जीव या समुद्री वनस्पतियाँ भूकंप के आने की वजह से या किसी भी वजह से जब वो मरने के बाद सतह दर सतह नीचे की तरफ दबती चली गई, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, अब जितनी सतह दर सतह नीचे जाती जाएंगी वायु की अनुपस्थिति वहाँ होगी, तो वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप उच्च दाब में प्राणियों के जो मृत शरीर हैं वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पेट्रोलियम का परिष्करण जब किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, तो यहाँ पे देखिए तेल के कुएं में से जो तेल निकाला है वह कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम होता है। जहाँ तेल का कुआं जो होता है वहाँ से जब तेल निकाला जाता है तो वो कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम होता है। ये गहरे रंग का तेलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। विभिन्न संगठनों के मिश्रण होता है, जैसे इसमें हम लोग ने पेट्रोलियम में देखा था
कोलतार में देखा था कि 200 पदार्थों का मिश्रण है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये कई संगठनों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मतलब जितने भी संगठक हैं उनको अलग अगर हमें करना है पेट्रोलियम से, तो इस प्रोसेस को ही परिष्करण बोलते हैं। अब पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों की क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो अलग अलग होती है। अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि में अलग अलग जो है ब्लॉक जो होते हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। इसी आधार पर पेट्रोलियम से जो संगठक हैं उनको अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन के थ्रू। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये पिक्चर प्रभाजी आसवन की दी गई है। 40 डिग्री सेल्सियस पे जो रिफाइनरी एरिया होता है, ठीक है, टेम्परेचर मतलब बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे जब रिफाइनरी एरिया जो होता है जो कि एज अ फ्यूल के फॉर्म में वो उसमें फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल का परिष्करण हो जाता है। 110 डिग्री सेल्सियस पर नैप्था का परिष्करण होता है, ठीक है, जिसका यूज़ केमिकल प्रोडक्शन में किया जाता है। 180 डिग्री सेल्सियस में केरोसिन बनता है, ठीक है, जेट फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। 260 में डीजल ऑयल जो कि बस वगैरह में यूज़ किया जाता है, इंजनों के लिए यूज़ किया जाता है। और 340 डिग्री सेल्सियस पर रेसिड्यू फ्यूल फॉर शिप ल्यूब्रिकेटिंग जो ऑयल जो होता है शिप्स वगैरह में जिसका यूज़ किया जाता है, वो 340 डिग्री सेल्सियस पर इसका मतलब परिष्करण हो पाता है, ठीक। तो ये हो गया प्रभाजी आसन वाला। पेट्रोलियम की विभिन्न संगठक और उनके उपयोग, जैसे यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम के संगठक में सबसे पहला है द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। उपयोग क्या है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है पेट्रोल, ये मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन और शुद्ध धुलाई के लिए भी एज अ विलायक के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है केरोसिन, स्टोव लैम्प, जेट वायुयान में इसका यूज़ होता है। डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए इनका यूज़ होता है। स्नेहक तेल स्नेहक के फॉर्म में यूज़ होता है। पैराफिन मोम, ये मलहम या मोमबत्ती या वैसलीन के फॉर्म में यूज़ होता है। बिटुमिन जो है वो पेंट और सड़क निर्माण में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हमारे देश में तेल पैदा करने वाले क्षेत्र जैसे असम में माहौर कटिया जिसे मोराम भी कहा जाता है, गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई में समुद्र तल में मतलब मुंबई हाई समुद्र तल में और जंघा और तेल की खोज मतलब इस तरीके की और जो जगहें हैं वो भी खोजी जा रही हैं कि और किस जगह पे तेल की खोज की जा सकती है। बिहार में बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है। बरौनी के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया क्योंकि बिहार के बारे में है तो इसलिए बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। बाद में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई। प्रारंभ में कच्चे तेल की आपूर्ति असम से ही होती थी। इसके अलावा देखिए इस कच्चे तेल से एलपीजी, नैप्था, डीजल, पेट्रोल, कोलतार इत्यादि ये सब अलग किए गए कच्चे तेल से, पेट्रोलियम से। पाइपलाइन द्वारा बरौनी से पटना, अब ये जो है जैसे कि एलपीजी वगैरह है या अब देखिए पाइपलाइन का कहाँ यूज़ हो रहा है, तो बरौनी से पटना, मुगलसराय, इलाहाबाद, कानपुर यहाँ पर जो है इनका पेट्रोलियम की आपूर्ति की जाती है। पटना के दक्षिण बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप, टैंक, लॉरी द्वारा आपूर्ति की जाती है और उत्तर बिहार के लगभग सभी पेट्रोल पंप बरौनी से आपूर्ति इनकी की जाती है, जहाँ से पेट्रोल पंप सामान्य डीजल, HSD, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट ये सब जो है वहाँ से बेचते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एलपीजी के लिए भी अलग अलग स्थानों पर बॉटलिंग प्लांट बना हुआ है, जो जैसे आरा के नज़दीक, गीधा में, पूर्णिया में, ठीक है। तो ये जो है मतलब जगहें भी दी गई हैं कि ये जो एलपीजी वगैरह जो है इनका जब परिष्करण हो जाएगा तो इनको कहाँ से वहाँ के इनका मेनली प्लांट जो है वो कहाँ रहता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइप जो होते हैं इनका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक इनका किया जा सकता है। मतलब परिवहन जो है इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो पाइपों के द्वारा बहुत आसानी से भेजा जा सकता है प्राकृतिक गैस को। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि वैन वगैरह जो होती हैं इसमें जो है सीएनजी के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी और एक स्वच्छ ईंधन है। तो स्वच्छ ईंधन पर क्वेश्चन भी बनता है कि स्वच्छ ईंधन किसे कहते हैं, तो वो सीएनजी है, ठीक है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी इनका किया जाता है, सीएनजी का यूज़ किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, वायु, जल से भी ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ये बोला गया है कि ये जो जीवाश्म ईंधन है इनके अलावा भी और कोई स्रोत हैं, तो जो दूसरे स्रोत हैं इनमें सूर्य का प्रकाश है, वायु है, जल है, इन सब से भी ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में बस रहे हैं, इनका जितना यूज़ किया जाए ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और जबकि अभी जो हम लोग ने जीवाश्म ईंधन की बात करी गई थी वो कई साल, हज़ार सालों में वो बन करके तैयार होता है, और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियों को ये जो है बहुत ही मुश्किल से ही इसका मतलब प्रोवाइड होगा। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को ईंधन संरक्षण से संबंधित अनेक सलाह देती है कि मतलब ताकि जो है लोग ईंधन का इतना मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे की आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचा रहे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 10, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के जो प्रभाव था, सर्किट वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग ने काफ़ी डिस्कशन किया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रासायनिक प्रभाव है, रसायन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कई सेलों को जोड़कर बैटरी बनाने से हम परिपथ में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, अतः हमारे प्रयोग में बल्ब अधिक प्रकाश, जब बैटरी लगी होगी तो बल्ब से ज़्यादा प्रकाश निकलेगा। तो बैटरी जो है वो सेलों का समूह है। अब इसको जानने के लिए हमें एक टेस्टर बनाना पड़ेगा। तो टेस्टर का यहाँ पे क्या रोल है उसे भी देख लेते हैं। चुंबकीय सुई इसमें ली जाती है जिसको हम माचिस की ट्रे में रख करके माचिस की ट्रे के आकार की एक डब्बा बना लें और जिससे चुंबकीय सुई मतलब दिख रही हो। ठीक है, इस टेस्टर का उपयोग हम अल्पचालक पदार्थों में विद्युत धारा के प्रवाह की जांच के लिए कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने ये देखा था कि सुचालक है या कुचालक है, तो सुचालक कुचालक पदार्थों से ज़्यादा सुटेबल यहाँ पे ये है कि हम पूरी तरीके से जो चालक पदार्थ हैं या फिर जो अल्पचालक पदार्थ हैं इनमें डिफ्रेंसिएशन करना चाहिए। तो आगे इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा अल्प मात्रा में प्रवाहित होती है वे पदार्थ अल्पचालक कहे जाते हैं। यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हवा के बारे में जो किया गया है कि जो कि विद्युत की हीन चालक है। कि हवा के बारे में तो हम लोग यही जो है मतलब इमेजिन करते थे कि ये विद्युत का चालक नहीं हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर इसी हवा में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा कि बढ़ जाने पर या विभव बढ़ जाने पर यह सुचालक की तरह कार्य करने लग जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि बारिश का जब मौसम होता है तो इसमें जो बादलों में जो बिजली चमक रही होती है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वो कैसे वो ज़मीन पे आ जाती है, तो इसके बीच का जो मीडियम होता है वो तो वायु ही होती है ना। तो हालांकि वायु जो है विद्युत की हीन चालक है लेकिन फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जा रही है। वो रीज़न है नमी बढ़ने पर या विभव बढ़ने पर। ठीक, अन्य अल्पचालक भी विशेष परिस्थिति में सुचालक की तरह ही कार्य करने लग जाते हैं। जैसे वायु तड़ित के समय सुचालक के रूप में कार्य करने लगती है। जल की चालकता की जांच की, जल जो है वो किस तरीके से विद्युत का सुचालक बनता है। जब हम आसुत जल में नमक मिलाते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। ये विद्युत का अच्छा चालक है। नमक का घोल जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हम हैंडपम्प, कुआं, तालाब, नदी से प्राप्त करते हैं वह शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध जल हम आसुत जल को ही कहेंगे। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से रहती ही है, इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। अब ये जो लवण होते हैं उसी में ही आयंस पाए जाते हैं। जहाँ आयंस होंगे वहाँ विद्युत का प्रवाह होगा। इसके विपरीत आसुत जल में किसी भी प्रकार के लवण नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का अल्प चालक होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, अब जैसे यहाँ पे कैथोड और एनोड के बारे में बताया गया है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के कारण कैथोड के समीप का बुलबुला हाइड्रोजन गैस का होता है और जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड के समीप का विलयन लाल हो जाता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ऐसा सेल बनाया गया जिसमें कैथोड और एनोड की जो छड़ें थी उनको जो है वो एक लिक्विड में रासायनिक पदार्थ जो है उसमें रखा गया और उसमें ये देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का प्रवाह जब किया गया तो क्या विद्युत का प्रवाह दोनों इलेक्ट्रोडों से हो करके मतलब एक अपनी पूरी सर्किट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो कैथोड के समीप जो बुलबुला उठता है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है।
ठीक है। और जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड के समीप का जो विलयन होता है वो लाल हो जाता है, और एनोड जो कि धन टर्मिनल होता है और कैथोड क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। इसके समीप निकलने वाले जो बुलबुले होते हैं वो ऑक्सीजन के होते हैं। तो इस प्रयोग में हम निकलने वाली गैसों की जांच नहीं कर सकते, क्योंकि जांच के लिए गैसों का जमा करना इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब ये जो धन टर्मिनल की ओर वाली जो परख नली है उसमें ऑक्सीजन, और ऋण टर्मिनल वाली परख नली में हाइड्रोजन गैस जमा होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन जलने में मदद करती है और हाइड्रोजन जलने में मदद तो नहीं करती पर खुद जल जाती है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अब चूँकि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में अगर हम आयंस के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन पर जो है वो पॉजिटिव आयन रहते हैं, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन पर हमें देखने को मिलेंगे नेगेटिव आयन, और इन दोनों की ट्रांसफ़र से विद्युत का जो ट्रांसफ़र होता है वो भी आसानी से हो जाता है, विद्युत का प्रवाह, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया अन्य जो द्रव होते हैं उनमें इस प्रकार की घटना उसमें भी देखी जा सकती है, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। जैसे एक तरफ से धातु अगर गल रही है तो वो दूसरी की तरफ जो है वो एक परत के फॉर्म में वो चढ़ती जा रही है या लिक्विड में घुलती जा रही है। तो विलयनों के रंगों में परिवर्तन भी हो सकता है। धातु निक्षेप भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और विलयन जो है इनके रंग में परिवर्तन भी देखेंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रोडों और विलयन पर निर्भर करता है। ये विद्युत धारा की कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। मतलब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में ये बताया गया है कि धातु के निक्षेप भी देखे जा सकते हैं, और जो विलयन के रंग हैं उनमें चेंज भी देखा जा सकता है। तो इसी आधार पर 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तो उनके द्वारा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ये बात किसने बताई? विलियम निकलसन ने। और ये भी बताया कि ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े जो इलेक्ट्रोड हैं उन पर होती है, और जो हाइड्रोजन होती है वो ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड जो होते हैं उन पर होती है, ठीक है। इसके अलावा ही सन 1807 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने एक प्रयोग करते समय पोटाश, ठीक है, से विद्युत धारा गुजारी। विद्युत धारा गुजरने से पोटाश जो है वो गर्म होकर पिघल गया। कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। यहाँ पे पोटाश तो पिघल गया, और कुछ जो है ढेले जो है या मतलब ढेले जैसा स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे ऋण टर्मिनल जो है उसकी तरफ बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम इसी वजह से पोटेशियम रखा। इस प्रकार उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम और बेरियम धातुओं का भी पता लगाया। अभी धातुओं का भी जो है ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव जो था इसके आधार पर धातुओं का भी यहाँ पे खोज की गई और उनको नाम दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो धातु है उसको दूसरी धातु पर कैसे इसका विद्युत लेपित किया जा सकता है, ठीक है। वही यहाँ पे दिखाया गया। जब कॉपर सल्फेट विलयन में, विलयन कैसा है? कॉपर सल्फेट का है। विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित की जाती है तो कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। अब ये जो विलयन था ना तो ये किस में टूट जाता है? कॉपर में, और सल्फेट में टूट जाता है। स्वतंत्र ये जो कॉपर है वो ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होती है। अब इन दोनों में जो पॉजिटिव नेगेटिव जो है टर्मिनल है उसमें ऋण टर्मिनल की ओर जो कॉपर है वो आकर्षित होती है और उस पर जमा होने लग जाती है, ठीक है। और इस प्रकार कॉपर का एक प्लेट पर निक्षेपित होना तथा दूसरी प्लेट से विलयन में घुलने की प्रक्रिया चलती रहती है कि एक प्लेट से वो विलयन में घुलती रहेगी कॉपर, और दूसरी प्लेट पर वो निक्षेपित होती रहेगी। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने या निक्षेपित की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन बोलते हैं। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। इस विधि का प्रयोग कर लोहे पर क्रोमियम की, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो विद्युत लेपन है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। लोहे पर जो क्रोमियम की परत है उसको चढ़ाकर कार के कुछ पुर्जे, नल, बर्नर, साइकिल की हैंडल, रिम आदि को चमकदार बनाया जाता है। साथ ही ये खरोच का प्रतिरोध भी करता है और जंग लगने या झरने टूटने से भी इसको बचाता है। क्रोमियम बहुत महंगी धातु है, इस वजह से सिर्फ इसकी लेयर ही चढ़ाई जाती है। इसके अलावा आपने आभूषणों में देखा होगा, सस्ती धातुओं के आभूषण बनाकर उन पर सोने या चांदी का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, तभी वो गोल्ड और सिल्वर दिखती है। लोहे की छड़ों, चादरों पर, अब जो लोहे की जो छड़ हैं या चादरें हैं उन पर जिंक का निक्षेपण जंग से बचाव के लिए किया जाता है।
टिन, क्रोमियम आदि की परत लोहे की क्रियाशीलता को वायुमंडल में अलग रखने का काम करती है। ठीक, तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा अगला चैप्टर है प्रकाश के खेल। ये 11वां अध्याय है। ठीक है, इसमें हम प्रकाश से क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, या सबसे पहले तो हम यहाँ पे यही जानेंगे कि कोई वस्तु हमें दिखती कैसे है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो केवल आंखों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करे। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा या तो उत्सर्जित हो या फिर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ रहा हो, तभी हमें वो वस्तुएं दिखाई देंगी। अब यहाँ पे एक दिखाया गया है छाया और प्रतिबिंब में डिफरेंस क्या है। छाया किसे कहेंगे, प्रतिबिंब किसे कहेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी किया है। अब ये जो अगर निष्कर्ष निकालना है कि छाया कैसे बनेगी, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, अपारदर्शक जो वस्तु है उसका होना आवश्यक है, पर्दे का होना आवश्यक है, क्योंकि छाया जो होती है वो हमेशा पर्दे पर बनती है। पर्दा अगर नहीं होगा तो हमें छाया नहीं दिखेगी। ठीक है, और अब यहाँ पे परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन के यहाँ पे नियम जो हैं इनको भी हमें जानना ज़रूरी है। तो परावर्तन के लिए हमें क्या चाहिए, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है कि एक पेज लिया है जिसमें 2 समतल दर्पण रखे गए हैं, सॉरी एक ही समतल दर्पण रखा गया है, और यहाँ पे एक तरफ कंघा रखा गया है। ठीक है, ये कॉम्ब है, इसको इस तरीके से रखा गया है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण। अब ये हमारा जो मिरर है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरण है उसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यानी इसके ऊपर जो है लाइट आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे। इसके बाद परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली जो किरण है उसको हम परावर्तित किरण बोलेंगे, जो कि हो जाएगी ये वाली, ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए, दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है और उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए, यह रेखा परावर्तक पृष्ठ यानी समतल दर्पण के उस बिंदु का अभिलंब कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपतित किरण ये थी जिस बिंदु से टकराई। अब इसी बिंदु से हम अगर 90 डिग्री का कोण बना दें तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये परावर्तक पृष्ठ है और ये जो है आपतित किरण है, और जो इसकी इसी से 90 डिग्री का अगर कोण बनाएंगे तो ये हो जाएगा अभिलंब, और ये वाली किरण हो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक, तो अब यहाँ पे एक जो है रूल है, परावर्तन का नियम ही हम लोग यहाँ पे पढ़ना है ना। तो मेन नियम के बारे में ये है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोणों का कोण को आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये है आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का जो कोण है इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। इसी वजह से इसको डेल्टा आई से बोला गया। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण है इसको बोलते हैं, जो कि डेल्टा आर है, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो लॉ है वो हमेशा ये कहता है कि पहली बात तो ये बोली जाती है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये तीनों तथा परावर्तित किरण तीनों जो है वो एक ही तल में होंगे। ठीक, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हो, ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ये 2 लॉ हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो परावर्तन है उसमें नियमित परावर्तन क्या होता है, विसरित परावर्तन क्या होता है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए नियमित परावर्तन क्या होता है। इस प्रकार की परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं जिसमें जो मतलब कि रेखा आपतित किरण चाहे तिरछी पड़ रही हो चाहे जैसी भी पड़ रही हो, परावर्तन के पश्चात वो समांतर होकर के जाए या 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जाए, तो ऐसे परावर्तन को हम नियमित परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, हालांकि ये परावर्तन का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे, जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने ये देखा कि ये वाली जो जितनी भी आपतित किरणें हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन परावर्तन के पश्चात कुछ इधर जा रही हैं, कुछ इधर, मतलब वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, समांतर नहीं है, तो ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन, आप यहाँ पे सिंपल नाई की शॉप पे अगर आप जा रहे हैं
तो वहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों के मिरर का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि पहला वाला जो मिरर है जिसमें परावर्तन के पश्चात आप अपनी इमेज देख सकते हैं, उसी के ऊपर एक मिरर ऐसा रखा जाता है कि जिसको आपके जो बैक साइड में जो मिरर है उसके जस्ट समांतर रखा जाता है, ताकि आपको पीछे का जो हिस्सा है वो भी आपको सामने वाले मिरर में जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है उसमें दिखाई दे। ठीक है, तो ये ऐसा जो अरेंजमेंट है ये आप जो है मेनली नाई की शॉप पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाया गया, 2 समतल दर्पणों का उपयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। अब ये जो परिदर्शी होता है इसका यूज़ बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहु प्रतिबिंब क्या होता है कि एक साथ कई सारे जो है प्रतिबिंब बने, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। अब यहाँ पे देखिए बहु प्रतिबिंब में जैसे मान लीजिए 2 हमारे पास समतल दर्पण थे, उसको इस तरीके से टेप की मदद से हमने जोड़ दिया, वहाँ अपने हमने रखी है एक ही इमेज, लेकिन अगर हम उसमें देखेंगे तो अरेंजमेंट ऐसा है कि हमें उसमें कई सारी इमेजेस देख रही हैं कि एक पॉइंट की में 4 इमेज दिख रही हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ कही गई है, बहु प्रतिबिंब बनाने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति दर्शी में तरह तरह के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए मेनली इनका यूज़ किया जाता है। अब बहुमूर्ति दर्शी क्या होता है? अब बहुमूर्तिदर्शी में भी आपने अगर किसी विज्ञान जो वो होती है जैसे साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर होते हैं, अगर आप वहाँ पे कभी गए होंगे देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको मिरर का एक ऐसा ही जो है कुछ बनावट दिखाई जाती है जिसमें एक ही बार में आप कई सारी इमेजेस, कई सारी बनावट देख सकते हैं। लेकिन ये जो दिखाया गया है बहुमूर्तिदर्शी, इसमें अगर आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम लोग ये तो देखेंगे नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि कैसे बनाया जाता है, मेनली हमें यहाँ पे यही देखना है कि बहुमूर्तिदर्शी जो है उसमें एक बार में आप एक ही पैटर्न को देख सकते हैं, उसे दोबारा आप नहीं घुमा सकते। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारी आँख लगभग गोलाकार होती है, जिसका बाहरी, अब चूँकि क्या है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो रही है, हमारी आँखों से ही डिपेंडेंट है, तो हमें अपनी आँखों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारी आँखों में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमारी आँखें देखने की प्रोसेस को कंप्लीट कर रही हैं। तो जैसे हमारी आँख लगभग गोलाकार होती है, जिसका बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, सफ़ेद भाग कठोर होता है ताकि आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाव कर सकें। आप अपनी आँखों को इमेजिन करिएगा। ठीक है, इसके पारदर्शी पारदर्शी भाग को आप छू करके भी देख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है, ट्रांसपेरेंट जो होता है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। आपका लेंस जो होता है, आपने इसमें देखा होगा कि बीच में एक काला काला छिद्र जैसा दिखता है, उसके साथ सराउंडिंग में कई मल्टीपल कलर की भी, ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की या अदर कलर की भी जो है वो सेल्स दिखाई देती हैं। इसी को ही परितारिका बोला जाता है। परितारिका में एक छोटा सा द्वार भी होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पुतली के आकार को परितारिका नियंत्रित करती है। अब यही जो सेल्स होती हैं परितारिका जो होती हैं, यही पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। परितारिका आँख का वह भाग है जिससे आँख का रंग निर्धारित होता है। तभी तो ये बोला जाता है, सिर्फ उसी को ही देख करके बोला जाता है कि किसकी आँख जो है ब्राउन कलर की है, ब्लैक कलर की है, ग्रे कलर की है। ठीक है, परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है और पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है। ठीक, पुतली के जस्ट पीछे एक लेंस लगा होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर अपेक्षाकृत पतला होता है। तो ये कौन सा जो है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब यही जो लेंस है ये आँख के द्वारा देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल जो जस्ट हमारी जो आई है उसके जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर होता है। दृष्टि पटल अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का ये बना होता है जिसके द्वारा अनुभव की गई जो संवेदनाएं हैं वो दिक् तंत्रिकाएँ जो उसी दृष्टि पटल पर प्रेजेंट होती हैं उनके द्वारा मस्तिष्क पर पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं शंकु कोशिकाएं और एक होती हैं शलाकाएं, मतलब कोन सेल्स होती हैं और एक रॉड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो शंकु कोशिकाओं को कोन सेल्स बोला जाता है। तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और साथ ही साथ रंगों की सूचनाएं भी देती हैं। तो कह सकते हैं कि जो कोन सेल्स जिनमें पाई जाती हैं, जिन जंतुओं में, उनको दिन में सब कुछ जो है प्रॉपरली दिखता है। शलाकाएँ जो होती हैं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं
दिक् तंत्रिकाओं मतलब मंद प्रकाश यानी रात में जो है देखने के लिए सुटेबल होती हैं। तभी आपने देखा होगा जो आउल होते हैं वो रात में बहुत आसानी से देख सकते हैं क्योंकि उनमें रॉड सेल्स पाई जाती हैं। दिक् तंत्रिकाओं द्वारा दृष्टि पटल की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ क्या बोला गया, दिक् तंत्रिका और दृष्टि पटल इनकी जहाँ पे संधि होती है, जहाँ मिलते हैं वहाँ पे कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस वजह से ऐसे बिंदु को हम अंध बिंदु बोलते हैं। अब आँखों की देखभाल अगर आपको करनी है तो उसकी साफ़ सफाई रखिए, ठीक है। और जो है लाइट से या मोबाइल की स्क्रीन से मतलब किस तरीके से आपको बचना है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। इसके अलावा खाने की चीज़ों में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो जो हमारा आहार है इसमें विटामिन ए युक्त जो है आहार होना चाहिए जो कि हमें गाजर, फूलगोभी, पालक, दूध, अंडा इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल सकता है। विटामिन ए की कमी से आँखों की क्षति भी हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ जो दृष्टि बाधित जो लोग होते हैं वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं या उनके लिए उनके हेल्प के लिए कोई चीज़ हो सकती है। तो दो तरीके के यहाँ पे सिस्टम आप देखेंगे दो तरीके के संसाधन, ठीक है, जो दृष्टिबाधित लोग जो हैं उनकी जीवन यापन में उनकी मदद करें या उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करें। एक होता है अप्रकाशिक साधन जिसमें ब्रेल स्लेट आती है, ब्रेल लिपि युक्त कागज आता है। दूसरा होता है प्रकाशिक साधन जिसमें आता है चश्मा और लेंस। अब प्रकाशिक साधन उन लोगों के लिए होता है जिनकी दृष्टि कम्प्लीटली नहीं गई होती है और अप्रकाशिक साधन उनके लिए होता है जिनकी कम्प्लीटली जो ब्लाइंड है। अब इसमें जो ब्रेल पद्धति या ब्रेल लिपि है वो क्या है, तो ब्रेल पद्धति जो है जिसका जो शुरुआत या यूँ कहें ब्रेल पद्धति दी किसने है, ये लुई ब्रेल जो स्वयं एक दृष्टि निशक्त व्यक्ति थे। इन्होंने 1821 में दृष्टि निशक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की। वर्तमान में इसे 1932 में इस पद्धति को अपनाया गया, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी भाषाओं को सिखाने के लिए पद्धति की गई थी, गणित जो मतलब सामान्य भाषाएं वो तो थी ही, गणित और विज्ञान के विचारों को भी ब्रेल कोड के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। इसमें टोटल 63 बिंदुओं को एक पैटर्न के फॉर्म में इसको बिंदुकित किया गया है, ठीक है। और इस वजह से ये जो ब्रेल कोड है इसको ब्रेल लिपि बोला जाता है। ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए जो चैप्टर 12 है वो इस वीडियो का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। पौधों और जंतुओं का संरक्षण और जैव विविधता, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जैव विविधता मेनली हमें कहाँ देखने को मिलती है, जंगलों में देखने को मिलती है। तो यदि जंगल नष्ट कर दिए जाएंगे तो जंगली जंतुओं के लिए आवास, भोजन आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास कर सकें और इनके साथ छेड़छाड़ करना या शिकार करना प्रतिबंधित हो, ऐसी जगहों को हम अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कई सारे जो है अभयारण्य बनाए गए हैं जो जंगली जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए पहले तो जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का तात्पर्य धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियाँ और उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देश में भारत का 6ठा स्थान है और विश्व में 12 जैव विविधता स्थलों में से 2 भारत में स्थित हैं, जो कि कौन कौन से हैं, पूर्व भारत और पश्चिमी घाट, ठीक है। पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट, ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के बहुत धनी हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है पर्यावरण को संतुलित रखने में जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर के वायुमंडल, अब जंगल के ऊपर की जो वायुमंडल है उसको ठंडा करने में भी मतलब जंगल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ बादलों से वर्षा भी अधिक होती है जंगलों पर, ठीक है। अगर ये जंगल कट जाएं और पौधों को जो है मतलब पौधों की जड़ों को भी जो है ये काफ़ी बांध कर रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पेड़ों की पत्तियाँ सड़कर खाद बनाती हैं जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती हैं, ठीक है। ये भी जंगलों की वजह से हो जाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे भूक्षरण नहीं होता है, तो ये मिट्टी को रंध्रमय बनकर उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ाती है। तो कहने का मतलब है कि जो जंगल होते हैं जिनमें पेड़ प्रेजेंट होते हैं वो मिट्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ जो वाटर लेवल है इसको भी बैलेंस करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और खाद के लिए भी
और ये बाढ़ या वर्षा के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। टेम्परेचर को भी बैलेंस करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करी गई, गवर्नमेंट के द्वारा भी तैयार करी गई, कि जहाँ पे वन्य जंतुओं और जो पेड़ पौधे भी थे या जंगल जो थे इनको भी सुरक्षित रखा जा सके। तो जैसे कि मतलब यही जो वन्य जंतु हैं इन्हीं को ही सुरक्षित रखने के लिए उन जगहों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिनमें सबसे पहले आता है अभयारण्य। इसमें जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से ये सुरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है राष्ट्रीय पार्क, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? वह विशाल क्षेत्र जहाँ पौधे, जंतु एवं आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया हो। यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो हैं जहाँ पे पेड़ भी रहेंगे, जंगली जंतु भी रहेंगे, आदिवासी भी वहाँ पे रहेंगे, उनका भी जीवन यापन वहीं पे ही रहेगा। ठीक है। और इन सब में मतलब कि एक तो वहाँ पे मतलब उनको जो है सुरक्षित संसाधन भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। धरती पर जैव विविधता एवं इसके महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। साथ ही प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। हमारे देश भारत का समृद्ध जैव विविधता वाला देश है, मतलब एक समृद्ध जैव विविधता वाला देश हमारा देश भारत है, परंतु पर्यावरण असंतुलन के कारण बहुत से जीव विलुप्त होते जा रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ विलुप्त हो भी गए। अब जो विलुप्त पौधे हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जंगल की कटाई में अनेक एल्गी, शैवाल, फंजाई, ब्रायोफाइट, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिंको, साइकैड आदि ये सब पौधे विलुप्त हो चुके हैं। और विलुप्त जंतुओं में मॉरिशस और डोडो पक्षी और डायनासोर, ये कम्प्लीटली इनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। विलुप्त प्राय जंतु जो इनकी संख्याओं में कमी आ रही है, यानी कि अगर इनको जल्द ही सुरक्षित नहीं किया गया तो ये भी एक वक्त आएगा कि ये भी पूरी मतलब वर्ल्ड से इनकी भी विलुप्ति हो जाएगी। अब जैसे अस्तित्व जिनका संघर्षरत है, यानी कि संघर्ष में है इनका अस्तित्व, तो ये सभी विलुप्त प्राय हैं, जैसे कि कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेंढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बतख, काले हिरण, सबसे इम्पोर्टेंट बात काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, हाथी की संख्या भी आप देख रहे होंगे कितनी कम हो गई है। सुनहरी बिल्ली तो बहुत रेयर केस में ही देखने को मिलती। भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गेंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सोंस जिसे डॉल्फिन कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सब क्या है? विलुप्त प्राय जंतु में है कि इनकी संख्याएँ कम हो रही हैं। ठीक, ये जंगली कुत्ता ये है। अच्छा, डोडो की कहानी यहाँ पे बताई गई है। डोडो मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला ना उड़ सकने वाला ये पक्षी था। उड़ नहीं सकता था, इस वजह से पकड़ा जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा हुई और एक कंडीशन ऐसी आई कि ये अब कम्प्लीटली पूरी वर्ल्ड से विलुप्त हो चुके हैं। इसके बाद हैं बाघ। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व भी खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसकी खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि का मेनली मतलब इन सब की यूज़ के लिए इसका शिकार किया जाता है और इससे सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया इसीलिए। और कई सारी बाघ की परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक सिर्फ 1706 बाघ बचे हैं 40,000 से। ठीक है। इसी प्रकार मोर को भी राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में, ये बहुत क्वेश्चन ज़्यादातर जो है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर्स में। ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये योजना कब शुरू करी गई थी? 1972 में। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए सोंस यानी डॉल्फिन के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व खतरे में है। ये एक समुद्री स्तनधारी जीव है। यह व्हेल का निकट संबंधी है। इसकी 40 प्रजातियाँ हैं। लंबाई 2 मीटर से लेकर के 9.5 यानी 30 फीट तक हो सकती है। वज़न 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती हैं, ख़ासतौर पर उथले जितने भी सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ। ये मांसाहारी भी होती हैं, चूँकि ये छोटी मछलियाँ और छोटे जीव जंतु को खाती हैं। ठीक है। अब डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो ये बुद्धिमान जीवों में से एक है और इनके अक्सर दोस्ताना जो व्यवहार होता है वो हमें खुश रहने की मतलब खुश करता है। इसी वजह से मनुष्य के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं डॉल्फिन।
अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पे गंगा नदी में भी जो है डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। बिहार में बक्सर के कहलगांव के बीच गंगा नदी में ये जो है पाई जाती हैं और इसके शरीर से निकले तेल और औषधीय प्रयोग की वजह से इनका शिकार किया जाता है। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गांगेय डॉल्फिन्स बची हैं। संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली जो सोन्स डॉल्फिन हैं, मतलब डॉल्फिन जो हैं, इनका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसी वजह से, ताकि इनका संरक्षण हो सके, इस वजह से डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद प्रवासी पक्षियों के बारे में हम लोग ने काफ़ी सुना है। तो इसमें अगर हम देखें कि प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो साइबेरिया या न्यूजीलैंड जैसे जो एरिया होते हैं वहाँ से उड़ कर के आते हैं। अगर आप राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार अगर घूमने जाएं तो वहाँ पे ये प्रवासी जो पक्षी हैं इनको खासकर वहाँ पे देख सकते हैं। प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया से निश्चित समय पर उड़कर लंबी यात्रा करके अंडे देने के लिए यहाँ आते हैं। चूँकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। ठीक है। अगर अपने राज्य बिहार की बात करें तो बेगूसराय जिले के कांवर झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि की जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है? तो रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं, जिनका अस्तित्व संकट में है। अब वनों का अगर हमें बचाव करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितने पेड़ कटें उसकी जगह पर एक पेड़ या एक से ज़्यादा पेड़, ये यहाँ के जो नागरिक हैं हम सब का ये कर्तव्य बनता है। गवर्नमेंट का तो कर्तव्य है ही, लेकिन हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि अगर एक पेड़ कट रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक और उसकी जगह एक से ज़्यादा पेड़ या 2 पेड़ लगाए जाएँ। ठीक है। लेकिन पेड़ों को लगाना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क और पाए जाने वाले जंतु। तो फटाफट से देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो कि 1936 में बना। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है, एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे पाया जाता है। गिर अभ्यारण्य ये गुजरात में है, सिंह, चीतल, सांभर यहाँ पे हैं जंतु। वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार में है, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। कांवर पक्षी विहार, ये भी जो है कांवर पक्षी विहार बिहार में है, प्रवासी पक्षी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कि गया यानी ये भी बिहार का एरिया है, यहाँ पे हिरन और नीलगाय देखने को मिलती है। बेतला नेशनल पार्क जो कि पलामू यानी झारखंड में, यहाँ पे लकड़बग्गा या लोमड़ी देखने को मिलती है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, बाघ और हिरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक में, भारतीय पक्षी। भरतपुर पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क जो है जो कि राजस्थान में, यहाँ पे भी बाघ। ठीक है। और सिमलीपाल जैव अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में, यहाँ पे भी बाघ। नंदन कानन अभ्यारण्य ये भी उड़ीसा में है, यहाँ पे भी बाघ ही देखने को मिलते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य ये राजस्थान में है, बाघ, हिरण। सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा में है, यहाँ पे पक्षी देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपकी इस वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन या कुछ भी अगर डाउट लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।